हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल मिरर्स। बेटा इसमें मैं आपको कराने आई हूँ नेक्स्ट लेक्चर जो है, तो हम सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट कर लेंगे। बाकी थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर ले रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सेल क्या होती है। सेल के बारे में मैंने आपको बताया कि दो टाइप की सेल होती हैं आपकी, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। फिर हमने पढ़ा कि हमारी जो सेल हुई थी सबसे पहले किसने उसको डिस्कवर किया था, तो जो लिविंग सेल थी वो एंटोनी वॉन लियोनहॉक ने की थी, और आपका जो डेड सेल था वो रॉबर्ट हुक ने किया था, और जो न्यूक्लियस था सेल के अंदर वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। फिर हमने सेल थ्योरी के बारे में जाना, स्वीडेनसॉन के बारे में जाना, फिर हमने रोडोविर्च के बारे में जाना कि उन्होंने क्या क्या हाइपोथेसिस दी थी। उसके बाद में फिर उन्होंने बताया था, ये जो रोडोविर्च थे उन्होंने बताया कि जो ऑल हमारी सेल्स राइज करती हैं फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स, पुरानी सेल से मिलकर ही नई सेल बनती हैं। और उनने एक और दिया था जिसका स्पेसिफिक नाम है ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। फिर हमने जाना एक ओवरव्यू ऑफ सेल, के सेल के अंदर क्या क्या होता है, यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, और सेल का शेप साइज अलग अलग होता है हर एक सेल का। लॉन्गेस्ट सेल हमने जानी थी, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी थी हमारी, नर्व सेल्स थी। लार्जेस्ट सेल कौन सी थी हमारी, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच थी। और स्मॉलेस्ट सेल कौन सी थी, माइकोप्लाज्मा थी। माइकोप्लाज्मा का एक और हमने बताया था आपको कि उसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी, और चीज़ें पढ़ाई थी। फिर हम पढ़ाए थे हमने कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल आपकी बताई थी मैंने, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, माइकोप्लाज्मा हो गया, ये सारी सेल क्या थी हमारे प्रोकैरियोटिक सेल थी। और हमारे स्पेसिफिक एक शेप होता है, एक 4 बेसिक शेप होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। वो कौन से होते हैं, कोकस जिसको हम कोकाई भी पढ़ते हैं, और बेसिलस था जो रॉड लाइक था, और बिब्रियो कॉमा शेप होता है, और आपका स्पाइरल शेप होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया के अंदर एक जो डीएनए होता है वो नॉट इन्वेलप्ड होता है, कोई भी इन्वेलप नहीं होता डीएनए के ऊपर, ठीक है, कोई भी लेयर नहीं होती है। और उसके बाद में फिर हमने पढ़ा था उसके अलावा एक और डीएनए उसके पास में होता है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है, जो हेल्प करता है हमारा, किस में हेल्प कर रहा होता है, जो हमारा बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, और जो होता है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो होता है। फिर हमने पढ़ा था राइबोसोम। राइबोसोम आपके दोनों ही प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकेरियोटिक सेल हो, दोनों में ही पाया जाता है, और विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इस पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। फिर हमने पढ़ा था एक यूनिक कैरेक्टर होता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में, वो क्या होता है, इंक्लूजन बॉडी सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। और फिर हमने जाना कि हमारे एक जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें मेसोसोम नाम की एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन, जो हमारी इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन से बनती है, ठीक है। तो ये मेसोसोम किससे में हेल्प करती है, ये करती है आपकी हेल्प करती है सेल वॉल की फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोटा सेल में, और रेस्पायरेशन में, सिक्रीशन में। और इस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी आपको करा दिया था, ठीक है। बाकी हमने जाना था कि जो सेल डेवलप होता है प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर, वो 3 सेल से मिलकर बना होता है। सबसे पहली सेल होती है हमारी कवरिंग होती है सबसे पहली, आउटर मोस्ट, उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोकैलेक्स। उसके बाद में हमारी सेल वॉल फॉलो करता है, फिर सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को फॉलो करता है। तो ये तीनों सेल भी, आपकी जो सेल है ग्लाइकोकैलेक्स, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती थी, लूज शीथ और थिक शीथ, मैंने आपको बताया था। और बाकी मेसोसोम के बारे में मैंने आपको बता दिया था। फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारी बैक्टीरियल सेल होती हैं वो मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकती हैं। अगर मोटाइल होती हैं तो हमारा फ्लैजेला आ जाएगा, ठीक है, और जिसमें आपके फिलामेंट हुक और बेसल बॉडी होती है। फिर नॉन मोटाइल जो होती हैं वो पिली और फिम्बरी होते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। फिर हमने राइबोसोम के बारे में जाना था। राइबोसोम हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में 70s टाइप का होता है। और इंक्लूजन बॉडी के बारे में जाना था। जो राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और इंक्लूजन बॉडी के एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो गया, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल हो गया, और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गए। ये सारे क्या थे, हमारे इंक्लूजन बॉडी के एग्जाम्पल थे। फिर हमने थोड़ा सा यूकेरियोटिक सेल के बारे में भी पढ़ा था, यूकेरियोटिक सेल होती क्या क्या है। उसके बाद में फिर हमने जाना था कि हमने डिफरेंस पता किया था कि जो फिगर देख के कि हमारा प्लांट सेल कैसा होता है और एनिमल सेल कौन सा होता है। जो प्लांट सेल का सीधा सा एक वो है पहचानने का कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और एनिमल का ये है कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। तो हम ऐसे प्लांट सेल और एनिमल सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम फाइनली बढ़ते हैं अपनी जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं आपसे कि the detailed structure of the membrane was studied only after the advent of electron microscope in 1950s। तो 1950s में हमारा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था वो क्या हो चुका था, इन्वेंट कर लिया था साइंटिस्टों ने। उसके बाद में हमने फिर डिटेल में अंदर जाने की कोशिश की सेल मेम्ब्रेन की, कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है आपका, वो ब्रीफली अंदर से जाकर डीप जो चीज़ें होती हैं उनको दिखा पाता है, ठीक है।
एडवांस हमारा माइक्रोस्कोप आया था ये फिर 1950s में। मीनवाइल जो केमिकल स्टडीज़ होती हैं ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन रेड ब्लड सेल, सबसे पहले हमने रेड ब्लड सेल को देखा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एनेबल्ड द साइंटिस्ट टू रिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने सबसे पहले रेड ब्लड सेल को लिया स्टडीज़ के लिए और उसके अंदर देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या नहीं होता है, उसके बारे में जाना हमने, ठीक है। दीज स्टडीज शोड दैट द सेल मेम्ब्रेन इज़ मेनली कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो सबसे पहले जो स्टडीज़ की थी हमने किसके ऊपर, ह्यूमन रेड ब्लड सेल के ऊपर हमने स्टडीज़ की थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो हमने जाना कि जो मेनली सेल मेम्ब्रेन होती है वो कंपोज होती है लिपिड और प्रोटीन्स की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले ये कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ किसकी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। याद रखना है, एनसीईआरटी का डेटा है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। फिर देखो द मेजर जो लिपिड्स होते हैं आर फॉस्फोलिपिड। जो मेजर लिपिड होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। दैट आर अरेंज्ड इन अ वाई लेयर, वो वाई लेयर में, दो लेयर में, मतलब वाई का मतलब होता है दो लेयर में अरेंज होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, और हमारी जो लिपिड होती है वो मेम्ब्रेन के अंदर भी अरेंज होती है विद द पोलर हेड टुवार्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स बोलते हैं टुवार्ड्स द इनर पार्ट। तो जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं वो अंदर होती हैं और जो हमारे पोलर हेड होते हैं वो बाहर होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रो मीन्स होता है पानी, आपको पता है, फोबिक का मतलब डरना, भय, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि पानी से डरने वाली जो टेल होती हैं पानी से डरती हैं, मतलब उन्हें पानी पसंद ही नहीं है टेल्स को, जो उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं, मतलब पूंछ होती है लिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स की। तो एक होता है आपका हेड रीजन और एक होता है टेल रीजन। तो हेड जो होता है वो आपका हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि वो पानी से डरता नहीं है, तो वो पानी के सरफेस पर रह सकता है आराम से। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी से डरना। तो टेल क्या करती हैं, पानी से डरती हैं, तो वो इनर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन रहती हैं, और जो हेड होता है हमारा वो आउटसाइड टुवर्ड द मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है। दिस इंश्योर्स दैट जो नॉन पोलर टेल होती है, आपको पता चल गया कि पोलर तो हेड हो जाएगा, फिर नॉन पोलर टेल हो जाएगी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उसके पास में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, आपकी हाइड्रोजन जुड़ी हुई होंगी, एक एक करके हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े हुए होंगे, उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और फिर उसके बाद में इस प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट, इसी से प्रोटेक्शन होती है एक्वस इन्वायरमेंट की, ठीक है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा जो हमारी फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, वो ऑल्सो कोलेस्ट्रॉल को कंटेन करती है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो फॉस्फोलिपिड होती है उसमें दो रीज़न होते हैं, हेड और टेल। जो हेड होता है वो बाहर की तरफ होता है और जो टेल होती है वो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होती है, ठीक है। तो इसलिए हम जो हमारी टेल है अंदर की तरफ है, तो इसलिए हम नॉन पोलर टेल बोलेंगे उसको, और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट से। उसके बाद में इनके अलावा हमारी जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी कंटेन होता है, कोलेस्ट्रॉल भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। लेटर ऑन हमने क्या देखा कि जो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन थी क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पजेस प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। फिर हमने बाद में जाना, जो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुई तो हमने देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ऑल्सो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को भी रखती है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज करता है कंसिडरेबली इन द डिफरेंट सेल टाइप। तो हमारा जो रेशियो होता है प्रोटीन का और लिपिड का वो वेरी कर सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में, मतलब अलग अलग सेल्स में अलग प्रोटीन और लिपिड पाया जाएगा। इन ह्यूमंस, हम सबसे पहले ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमंस पे आपको ज़्यादा जोर देना है क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जांपल हम सबसे पहले अपने आप को ही लेते हैं, ठीक है। तो इन ह्यूमंस में क्या है, द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन थी। अब आपको ये भी याद रखना है कि ह्यूमन में उन्होंने कौन सी मेम्ब्रेन लिया था। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, इसमें जब हमने सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक स्टार्ट किया है तो सबसे पहले हमारा जो क्या हुआ था, स्टडीज़ की गई थी वो ह्यूमन रेड ब्लड सेल पे की गई थी। तो इसीलिए जो मेम्ब्रेन है हमारी इरिथ्रोसाइट की, आपको पता है आरबीसीज को हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, आरबीसीज को हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। तो इरिथ्रोसाइट की जो मेम्ब्रेन है अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन पाया जाता था और 40% आपका लिपिड पाया जाता था, ठीक है। तो उन्होंने पता चल गया कि जो हमारी ह्यूमन बीइंग हैं उनमें जो मेम्ब्रेन होती है इरिथ्रोसाइट की या आरबीसी की, तो उसमें अप्रॉक्स आपकी 52% प्रोटीन मिलता है और 40% लिपिड मिलता है, ठीक है। आपको याद रखना है 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स, आपको याद रखना है। पी और एल हो गया।
तो ये 40% लिपिड हो गया, 52% प्रोटीन हो गया। ये आपको रेशियो एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है। प्रोटीन का 52 और लिपिड का 40%। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एन इंटीग्रल एंड पेरिफेरल रीजन। तो हमने डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के लिए हमने मेम्ब्रेन को, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, हमने उनको क्लासीफाई किया इंटीग्रल प्रोटीन को और पेरिफेरल प्रोटीन के लिए, मतलब हमने आइडेंटिफाई कर दिया, उसको क्लासीफाई कर दिया। जो पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं वो हमारी सरफेस पे लाई करेंगी, ऑब्वियस सी बात है, सरफेस होती है मेम्ब्रेन की, उस पे लाई करेंगी पेरिफेरल प्रोटीन्स। वाइल जो इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं वो आपकी अंदर पाई जाएंगे, आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। तो हमारी जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल का मतलब अंदर, इन मीन्स अंदर, और पेरी मतलब बाहर। आपने परिधि सुना होगा, जैसे एक गोल सर्कल होता है तो उसकी परिधि यही तो होती है जो बाहर वाली है, जैसे हमने राउंड किया, ये परिधि होती है, तो वहीं से आप पेरी याद कर सकते हो। तो पेरिफेरल प्रोटीन होंगी वो आपकी सरफेस पे पाई जाएंगी, मेम्ब्रेन की सरफेस पे, और जो इंटीग्रल प्रोटीन होंगी वो हमारी अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाएंगी, ठीक है। तो आप इसमें एक फिगर भी दे रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये फिगर है आपका, थोड़ा सा छोटा कर लूँ जिससे कि आपको पूरा क्लियरली दिख जाए। तो इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा ये इंटीग्रल प्रोटीन है, दिख रहा है आपको, ये इंटीग्रल प्रोटीन है क्योंकि वो अंदर है। और आउटसाइड पेरिफेरल प्रोटीन ये है आपकी बाहर, देखो मेम्ब्रेन के बाहर है, ये देख लो है, मेम्ब्रेन के बाहर है और ये मेम्ब्रेन के अंदर है, तो इसलिए इंटीग्रल प्रोटीन को बोला है। फिर ये फॉस्फोलिपिड होती है, वो बाइलेयर होती है, आपको याद रखना है, ये बाइलेयर फॉस्फोलिपिड होती है कि ऊपर वाली भी होती है और एक नीचे वाली भी होती है, तो ये बाइलेयर फॉस्फेट लिपिड कहलाता है। फिर उसके बाद में आपके कुछ शुगर भी पाई जाती हैं इसमें, और कोलेस्ट्रॉल भी होगा इसमें, शुगर हो गया ये, और फिर इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होगा। तो जगह जगह पे आपकी कोलेस्ट्रॉल भी मिल जाते हैं मेम्ब्रेन में, ठीक है। जो भी चीज़ें थी इसमें पूरे पैरा में हमने आपको बता दी हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके अलावा हमारी जो सेल होती है बेटा, मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग की जो एरिथ्रोसाइट सेल्स होती हैं, मेम्ब्रेन होती है, उसमें 52% आपकी प्रोटीन पाई जाती है और 40% आपका क्या पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है ना, लिपिड पाया जाता है। इसके अलावा जो 8% जो बचा है हमारा, उसमें वाटर कॉमा सॉल्ट बचता है, ठीक है। थोड़ा सा एडिशनल अगर आप याद करना चाहते हो तो याद कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है, हमने देख लिया इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमें पता चला कुछ चीज़ें और, कि एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगल एंड निकोल्सन। तो आपको याद रखना है एक चीज़, क्योंकि सिंगल और निकोल्सन जहाँ पे भी आपका नाम आ जाएगा तो बस आपको याद रखना है कि फ्लूइड मोजेक मॉडल उन्होंने दिया था। इतनी सी चीज़ आपको पूछी जा सकती है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आपका ABMU का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम हो, और चाहे आप किसी भी स्टेट से, अदर स्टेट से भी नर्सिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आप इतना याद रखना कि सिंगल एंड निकोल्सन ने फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था, ठीक है, किसमें, 1972 में। तो फिर हमने देखा कि जो सिंगल एंड निकोल्सन थे उन्होंने इम्प्रूव्ड मॉडल दिया, किसका, सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। उसके बाद में देखो, अकॉर्डिंग टू दिस फ्लूइड मोजेक मॉडल वाइडली एक्सेप्टेड, फिर इसको वाइडली एक्सेप्टेड किया गया, किस नाम से, फ्लूइड मोजेक मॉडल के नाम से। तो अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। तो हमारी जो क्वासी फ्लूइड मूवमेंट ऑफ लिपिड था वो इनेबल करता था लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स को विद इन द ओवरऑल बाइलेयर के अंदर, ठीक है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड बाई अ फ्लूइडिटी। अब जो एबिलिटी हमें मूवमेंट की जो एबिलिटी हमें मिल रही थी वो मेम्ब्रेन के अंदर, वो हमें फ्लूइडिटी के कारण मिल रही थी, क्योंकि फ्लूइडिटी हमारी अच्छी थी, इसीलिए हमें एबिलिटी मिल रही थी मूवमेंट की, ठीक है। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन। तो जो फ्लूइड है हमारा, फ्लूइड का नेचर है ऑफ द मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड का नेचर है ऑल्सो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है फ्लूइड का नेचर, और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है फ्लूइड का नेचर, सिक्रीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और साइटोकाइनेसिस जो आपका एंडोसाइटोसिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और सेल डिवीजन के लिए भी ऑल्सो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी हमारी, तो वन ऑफ द मोस्ट
इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, मतलब हमें जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करने हैं किसके, मेम्ब्रेन के बाहर, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या फिर जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है टू सम मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल के लिए सिलेक्टिवली परमेबल होती है, प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस, जो मैनी मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर सकते हैं ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। तो कई मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, हमें विदाउट एनर्जी के हम क्या कर देते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको मूवमेंट करा सकते हैं मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर। तो ऐसे हम जो ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है उस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोल देते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। लाइक ऐसे समझो, जैसे आप मान के चलो एक कोई पहाड़ है, कोई भी पहाड़ है आपके पास में और आपको कोई भी चीज़ ऊपर से धकेलनी है, यहाँ पे आप हो, ठीक है, और आपको वो चीज़ें धकेलनी हैं तो आप इजीली नीचे धकेल दोगे, इसमें कोई भी आपको फोर्स लगाने की कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको धकेलना है और नीचे वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम, इसी को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी हमने उस चीज़ को धकेल दिया नीचे, ठीक है। अब हम उल्टा करते हैं इसका, मान के चलो कि हमने एक और पहाड़ बनाया और यहाँ पे आपका रखा है, कोई भी चीज़ रखी है और यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। अब आपको इस चीज़ को ऊपर पहुँचाना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप मोटा भी दिमाग लगाओगे तो आप लगा लोगे कि इस चीज़ को ऊपर पहुंचाने के लिए हमें सबसे पहले तो किसी न किसी की चीज़ की रिक्वायरमेंट चाहिए, किससे पहुंचाना होगा, सबसे पहले हमें ये सोचना होगा, फिर उसके बाद में फिर हमें सोचना होगा कि कितनी एनर्जी हमारी लगेगी, इसमें कितनी एनर्जी वेस्ट होगी, क्योंकि हमें ऊपर नीचे से ऊपर लेके जाना है, तो एनर्जी तो लगनी है। तो इसी ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोल देते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में समझ गए आप या नहीं समझे। फिर देखिए, फिर न्यूट्रल जो सॉल्यूट्स होते हैं मे मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं वो हमारे सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा क्या हो जाते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर चले जाते हैं, बाहर भी आ जाते हैं। जैसे मान के चलो कोई भी किसी भी कमरे में आपने धूप बत्ती लगा के रखी हुई है या अगरबत्ती लगा के रखी हुई है, इवन आप परफ्यूम भी लगा के रखा है आपने, तो जैसे सामने वाला पर्सन है बदबूदार, आप एकदम खुशबू महक रही है आपके अंदर से, तो जो हमारा कंसंट्रेशन होगा डिपेंड करेगा कि हाई कंसंट्रेशन किधर है। जैसे मान के चलो उधर जो बदबू वाला इंसान है उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, आपकी जो कंसंट्रेशन है फ्रेगनेंस वाली, वो फ्रेगनेंस वाली कम पड़ गई, तो उसकी जो बदबू है वो आपकी तरफ आ जाएगी, लेकिन आपकी जो खुशबू उसकी तरफ नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन इसको बोलते हैं। जैसे कमरे में किसी में धूप बत्ती रखी हुई है और पूरे कमरे में, थोड़ी देर में जाओगे आप पूरे कमरे में या पूरे घर में इवन फैल जाती है धूप बत्ती खुशबू, वो सिंपल डिफ्यूजन ही होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अब मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ही होता है ये। जैसे अगर बाहर जो हमारे कमरे के बाहर कंसंट्रेशन क्या है, लो है, और अंदर कमरे के अंदर हो गई आपकी हाई कंसंट्रेशन, तो हमारा जो डिफ्यूजन होता है वो हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, मैंने अभी आपको बताया कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पहुंच जाएगा। धूप बत्ती रखी हुई है, धूप बत्ती का खुशबू हो गया कमरे के अंदर, उसमें हाई कंसंट्रेशन हो गई कमरे के अंदर, अब वो बाहर निकलना चाहेगी। बाहर क्यों निकलना चाहेगी, क्योंकि हमेशा जो डिफ्यूजन होता है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, हमारा पानी भी है वो भी हमारा क्या कर सकता है, मेम्ब्रेन के बाहर जा सकता है, कहाँ से कहाँ तक, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, जो मूवमेंट होता है पानी का बाय डिफ्यूजन के थ्रू, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस बोल देते हैं। ये प्रोसेस आपको याद रखनी है, ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर वो होता है हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस बोल देते हैं। एज द पोलर जो मॉलिक्यूल्स थे हमारे कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, तो जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल हैं वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से पास नहीं हो सकते। दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन, इसलिए उन्हें एक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे जो पोलर हैं वो नॉन पोलर के थ्रू नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि उनमें पानी नहीं है तो नॉन पोलर के थ्रू कैसे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उन्हें एक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट
देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। हमें अपनी अगर ट्रांसपोर्ट करवाना है अपना किसका, नॉन पोलर लिपिड्स का, पोलर मॉलिक्यूल्स का नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर के द्वारा, तो हमें एक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी और जो फैसिलिटेट करेगा ट्रांसपोर्ट को अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अ फ्यू आयंस, हमें कैरियर क्या चाहिए, कैरियर प्रोटीन कौन सी चाहिए, कुछ हमारी आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हमारे अगर हम कैरियर प्रोटीन का हम यूज़ करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, कुछ हमारी आयंस हो सकती हैं कैरियर प्रोटीन की जगह पे, और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो हमें मेम्ब्रेन के अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रदान करेंगी और जिससे हम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे हम कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा, लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन हम पहुंच जाएंगे। सच ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस बोलते हैं, इन विच एटीपी यूटिलाइज। अब मैंने आपको बताया कि हमने जब पहाड़ से ऊपर से नीचे फेंका तो किसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ी, जब हमने नीचे से ऊपर की तरफ कोई चीज़ ले जा रहे थे पहाड़ पे तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। तो एनर्जी क्या है हमारी, एटीपी का फॉर्म है, तो हमने एटीपी दी है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है एटीपी की। यूटिलाइज्ड एंड कॉल्ड, इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। उसमें जब हमने जो कैरियर प्रोटीन का नाम है ना, कैरियर प्रोटीन, वो हमारी कैरियर प्रोटीन कौन सी हैं, सोडियम और पोटेशियम पंप, इनका हमने यूज़ किया, तब हमने अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमने चीज़ें पहुंचाई, मतलब लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन हमने चीज़ें पहुंचाई। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल हमसे क्या कह रहा है। सेल वॉल हमसे कह रहा है, एज यू मे रिकॉल, हमने सेल वॉल के बारे में पीछे भी पढ़ा है थोड़ा बहुत कि क्या क्या था, अ नॉन रिजिड नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। तो आपको याद रखना है सेल वॉल क्या है, एक डेड सेल है, डेड मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर बता रहा है वो, मतलब डेड रिजिड स्ट्रक्चर है सेल वॉल हमारा। कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपको पता है कि सेल वॉल हमारी आउटर कवरिंग होती है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स में। तो आपकी फंजाई और प्लांट्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल आपकी फंजाई और प्लांट में प्रेजेंट होती है और वो हमारी आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ हमारी शेप को ही नहीं बनाती है बल्कि हमारा प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से सेल को। It also help in the cell-to-cell interaction and provides barrier to undesirable मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ऑल्सो ये क्या हेल्प करती है हमारी, वो ऑल्सो हेल्प करती है, सेल टू सेल इंटरेक्शन हो पाता है एंड प्रोवाइड करती है बैरियर को टू अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। जो अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल हैं वो हमारे ना जा पाएँ ना आ पाएँ। ठीक है, तो ये बैरियर की तरह भी काम करती है एक। एल्गी हैव सेल वॉल, आपको पता है एल्गी के पास में भी सेल वॉल होती है, वो जो बनी हुई होती है सेलुलोज की और गैलेक्टन्स की और मेनन्स की बनी हुई होती है। तो आपको याद रखना है कि एल्गी के पास में भी हमारे पास में सेल वॉल होती है जो बनी हुई होती है सेलुलोज की, गैलेक्टन्स की और मेनन्स की। एंड मिनरल्स लाइक, और कुछ मिनरल्स की बनी होती है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, वाइल इन अदर प्लांट्स, जो सच प्लांट्स होते हैं और अदर प्लांट्स होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज और हेमिसेलुलोज और पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। और अदर जो प्लांट होते हैं उनमें जो सेल वॉल बनती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की, हेमिसेलुलोज की, पैक्टिन्स की और प्रोटीन्स की। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। हमारी जो एल्गी होती है उसमें सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज की, सेलुलोज दोनों में कॉमन है, गैलेक्टन्स की, मेनन्स की और मिनरल्स की जैसे लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। और हमारा अदर प्लांट होते हैं उसमें सेलुलोज की, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। ये बहुत ही बेसिक हैं तो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल इज़ प्राइमरी वॉल। जो यंग प्लांट की सेल वॉल होती है उसको हम प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं, प्राइमरी वॉल बोलते हैं। इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ये किसके लिए कैपेबल होती है, ग्रोथ के लिए कैपेबल होती है। विच ग्रेजुअली डिमिनिस्ड, फिर वो ग्रेजुअली डिमिनिस्ड होती जाती है एज द सेल मैच्योर, जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है। एंड द सेकेंडरी जो वॉल होती है हमारी उसका फॉर्मेशन हो जाता है ऑन द इनर टुवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। तो हमने बताया आपको जो प्राइमरी सेल वॉल बनती है वो यंग प्लांट में बनती है जो कैपेबल होती है ग्रोथ के लिए,
और उसके बाद में जो प्राइमरी वॉल होती है वो ग्रेजुअली डिमिनिश्ड होती जाती है, मतलब हल्की हल्की ख़त्म होती जाती है एज द सेल मैच्योर, जैसे जैसे सेल हमारी मैच्योर होती जाती है। एंड द सेकेंड वॉल जो होती है इज़ फॉर्म्ड ऑन द इनर, और उसके अंदर हमारी सेकेंड वॉल फॉर्म होती जाती है टुवार्ड्स मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की तरफ साइड ऑफ द सेल। ठीक है, आपको पता चल गया इसको। फिर देखिए तो जो मिडिल लैमेला होता है इज़ अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। तो आपको याद रखना है मिडिल लैमेला है हमारा, इज़ अ लेयर है मेनली किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम पेक्टेट का। तो याद रखना है आपको, इसका 90% 60% जो पार्ट होता है वो कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि जो मिडिल लैमेला है वो हमारा कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ होता है। विच होल्ड्स, अब ये किसको होल्ड करता है और ग्लू करता है किसको, डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को टुगेदर। जो डिफरेंट नेबरिंग सेल्स होती हैं आसपास की, उनको होल्ड करने का काम हमारा किसका होता है, मिडिल लैमेला का होता है। ठीक है, द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला लैमेली मे बी ट्रांसवर्स बाई प्लाज्मोडेस्मेटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। फिर देखिए जो हमारी सेल वॉल होती है और मिडिल लैमेली होती है मे बी ट्रांसफर्स हो सकती है किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा, विद विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म, जो नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो आपको बता दिया मैंने, मिडिल लैमेला के बारे में बता दिया, जो बना हुआ होता है मेनली कैल्शियम पेक्टेट का। फिर हमने बताया कि हमारी सेल वॉल होती है और मिडिल लैमेली होती है वो हमारी ट्रांसफर हो जाती है प्लाज्मोडेस्मेटा से और कनेक्ट करता है प्लाज्मोडेस्मेटा किससे, नेबरिंग सेल्स को साइटोप्लाज्म के थ्रू। ठीक है, और जो हमारी लैमेली होती है वो हमारी ग्लू करती है या होल्ड करती है नेबरिंग सेल्स को टुगेदर साथ में लाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है वो हम जानेंगे। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, और मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के अंदर, और सिस्टम मतलब उनको अरेंज करने वाला सिस्टम जो होता है उसको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो अब जानेंगे हम कि while each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function। ठीक है, तो while each of membranous जो organelle होती हैं, प्रत्येक जो membranous organelle है वो क्या है बेटा, डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग है। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के टर्म्स में सभी membranous organelle आपकी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग होती हैं। Many of these are considered together as membrane system। मैनी कुछ हमारी जो ऑर्गेनेली होती हैं वो साथ में काम करती हैं, मतलब अगर एक ऑर्गेनेली काम करेगी तभी दूसरी ऑर्गेनेली काम कर पाएगी, अदरवाइज दूसरी भी नहीं करेगी। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। मतलब साथ में काम करने वाली कुछ ऑर्गेनेली, उनको हमने किस में डाल दिया है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर डाल दिया है। बिकॉज जो इनका फंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब आपको पता होगा, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है साथ में काम करने वाले। अगर हमारा कोई भी ऑर्गेनेली है काम नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट जो उसके बाद में काम करता है ऑर्गेनेली वो काम नहीं करेगा। तो इनका जो फंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। ठीक है, द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड करता है। अब आपको देखना है कि एंडो मेम्ब्रेन जो सिस्टम है वो क्या इंक्लूड करता है, कौन सी जो ऑर्गेनेली होती हैं वो उसके अंडर आती हैं। तो हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड करता है ER को, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, लाइसोसोम को और वैक्यूल को। ये 4 ऑर्गेनेली हैं जो हमारे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आती हैं। ठीक है, याद रखना है एंडो मेम्ब्रेन के सिस्टम के अंदर कौन सी ऑर्गेनेली आती हैं। सबसे पहला हमारा ER हो गया, फिर हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया और हमारा वैक्यूल हो गया। ठीक है, सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, इसके अलावा जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है और पेरोक्सिसोम का जो फंक्शन होता है ये नॉन कोऑर्डिनेटेड वे में होता है विद द अबव कंपोनेंट, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें हैं जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आएंगी। नंबर 1 हो गया आपका ER, सेकेंड हो गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स, थर्ड हो गया लाइसोसोम और फोर्थ हो गया वैक्यूल। बाकी आपका फिर 3 ऐसी हैं जो आपकी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं आती हैं और जो नॉन कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया और पेरोक्सिसोम हो गया। तो ये आपको 7 चीज़ें याद रखनी है। 4 चीज़ें हैं जो कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रही हैं जिनको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर डाल देते हैं, और 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी नॉन कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रही हैं और जिसको हम वो पार्ट नहीं है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमने अभी अपने जो
हेडिंग था वो क्या था, वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम था। तो सबसे पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो जो ऑर्गेनेलिज आ रही हैं उनके बारे में जानेंगे हम। तो ER क्या होता है हमारा, ER का फुल फॉर्म होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे। जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोट सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी tubular structures scattered in the cytoplasm that is called the एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था 1950s में, उसने स्टडीज़ की यूकैरियोटिक सेल्स पे और रिवील किया कुछ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है बेटा, एक जाल होता है। नेटवर्क मतलब आपको बताया जाल, नेटवर्क मतलब एक से एक, जैसे मान के चलो एक आपका टावर है जो जिससे हमें नेटवर्क मिलते हैं, फिर दूसरा टावर होगा उससे कनेक्ट होगा, फिर तीसरा कनेक्ट होगा, फिर चौथा होगा, मतलब इवेंचुअली जो होता है वो क्या बन जाता है, एक जाल सा बन जाता है, तो उसी को हम नेटवर्क बोल देते हैं। और वैसे ही रेटिकुलम भी क्या है, एक जाल है ऑफ टाइनी ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर। तो किसका जाल है वो, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का वो जाल है। स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म के अंदर हमें मिलता है। इसी को हमने क्या बोल दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया, ठीक है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने डिवाइड किया है हमने टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में, जिसमें आपका हो गया एक एग्जाम्पल में न्यूमिनल हो गया जिसको इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जिसको हम साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ER को क्या किया है, डिवाइड किया है इंट्रासेलुलर स्पेस के लिए इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में। पहला कौन सा है, ल्यूमिनल जिसको हमने बोला इनसाइड ER, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जिसको हमने बोला साइटोप्लाज्म, ठीक है। दो कंपार्टमेंट में इसको डिवाइड कर दिया। फिर देखो, फिर हमने देखा जो ER है हमारा ऑफन शोज राइबोसोम्स। हमारे जो ER हैं, कुछ ER हैं जो हमारे राइबोसोम को शो करते हैं, अटैच होते हैं टू द देयर आउटर सरफेस। तो कुछ ER थे उनके पास में, उनके आउटर सरफेस पे हमारे राइबोसोम अटैच थे, तो उनको हमने बोल दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स, ठीक है। ऑन देयर सरफेस उनको हमने बोल दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब RER। जिस भी ER की सरफेस पे अगर राइबोसोम अटैच होता है तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में उसको हम क्या बोल देते हैं, RER। अब अगर राइबोसोम एब्सेंट होता है तो उसको हम बोल देते हैं स्मूथ, क्योंकि वो उसमें राइबोसोम नहीं है। अब किसी भी चीज़ पे मान के चलो ये चीज़ है स्मूथ है एकदम, इस पर हमने रख दिया ये अटैच कर दिए ये, तो ये कैसी हो गई, रफ हो गई ना। और एक ऐसी है तो ये कैसी रही, स्मूथ लाइन रही, और ये रफ लाइन हो गई जिसमें हमने R जोड़ दिए हैं, मतलब राइबोसोम जोड़ दिए हैं, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसे हमने RER बोल दिया। और जिस पे हमने कुछ भी नहीं जोड़ा है, जिसमें एब्सेंस है हमारे राइबोसोम का, तो उसको हमने SER बोल दिया, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया। सिंपल है, बिल्कुल एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो इसलिए हमने जब कोई भी हमें नहीं दिखा राइबोसोम तो हमने उसको स्मूथ बोल दिया और उसको हमने SER नाम दे दिया, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका नाम दे दिया हमने। RER इज़ फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन सेल्स एक्टिवली। तो जो RER था हमारा, फ्रीक्वेंटली हम ऑब्जर्व कर रहे थे सेल्स में, एक्टिवली वो क्या था, ऑब्जर्व कर रहे थे हम, इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन। तो RER हमारा किस में एक्टिवली इन्वॉल्व था, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व था, एंड सिक्रीशन में भी इन्वॉल्व था। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। तो वो क्या हुआ इनका, तो हमारा जो RER है वो क्या हुआ, आउटर मेम्ब्रेन सरफेस और न्यूक्लियस के पास में हमें मिला ये। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के पास में हमको ये मिले, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस में क्या है, आपका क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम से हमारा जो DNA वगैरह है वो बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वहीं पे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री बनेगी, है ना। तो RER वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इज़ द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा SER होता है वो मेजर साइट होता है किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया था, किसमें, BSc नर्सिंग, UP BSc नर्सिंग में, कि जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेजरली किसका सिंथेसिस करता है, तो वो लिपिड का सिंथेसिस करता है। और उसके अलावा इन एनिमल सेल में जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, वो लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन को भी सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन डैश।
तो SER, ऐसे आपसे ऑप्शन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन बनाए जा सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि SER और ER क्या होता है। ठीक है, अब इसमें आप कुछ स्ट्रक्चर हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर दे रहा है आपको कि सबसे पहले आपको दे रखा है न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियर पोर भी होते हैं, यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस बनेगा, जो भी वो बाहर आता है और अंदर भी जाता है। फिर आपको पता चल गया कि ये क्या है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, और इसके ऊपर जो रखे हुए हैं ये गोल 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 बिंदी से, इनको हमने क्या दिया, ये राइबोसोम है, और इसी को हमने क्या बोल दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया। अब ऐसे ही नीचे देखोगे स्मूथ, आपको राइबोसोम भी मैंने आपको बता दिया, ये आपके स्मूथ, ये राइबोसोम हो गए जो गोल गोल बिंदी से रखी हुई हैं पीली पीली, और ये जो बचे हुए हैं हमारे, ये इनको हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया, मतलब इनके पास में राइबोसोम नहीं है तो इसलिए ये स्मूथ है। अब हम पढ़ेंगे आगे गोल्जी एपेटस के बारे में, मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। तो हमारा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी एपेटस है, वो किसने दिया था, कैमिलो गोल्जी ने दिया था, जिनको 1898 में दिया था। फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्ट्रेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर, डेंसली स्ट्रेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर था नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है ये भी। ठीक है, दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम, उनके बाद में उन्होंने गोल्जी बॉडीज़ का नाम रख दिया है इसका। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप एंड सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोन टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर में ये आपको मिलते थे। दीज आर स्टॉक्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के। ठीक है, वेरी करते हैं नंबर में ऑफ सिस्टर्नी प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रली अरेंज होते हैं नियर द न्यूक्लियस के एंड विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्सिस और फॉर्मिंग ट्रांस, ऐसे ही आपको अरेंज होते हैं। तो ये कुछ ऐसे होते हैं बेटा, पैरेलली अरेंज होते हैं, ये अपना जो वाईफाई का निशान होता है ना, वैसे कुछ होते हैं ये। ठीक है, ऐसे आपके अरेंज रहते हैं सिस्टर्नी इसकी। फेस्ड एंड कॉन्केव ट्रांस, और द मैच्योरिंग जो फेज़ होता है, एक मिनट मैं इतना कर लूँ इसको, जो मैच्योरिंग फेज़ होता है इनका, वो क्या होता है आपका, मैच्योरिंग फेज़ कौन सा होता है, कॉन्केव, जिसको हम ट्रांस बोलते हैं, और द मैच्योरिंग फेज़ भी हम कॉन्केव ट्रांस को ही बोलते हैं। सिस और जो ट्रांस फेज़ हैं वो ऑर्गेनली हैं, ऑफ द ऑर्गेनली आर एंटायरली डिफरेंट, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बट इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनली एंटायरली डिफरेंट हैं बट आपकी इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, द गोल्जी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो गोल्जी एपरेटस का जो प्रिंसिपली काम होता है, सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होता है हमारा, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को पैकेज करना, पैकेट्स में बनाना। टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट, तो किसको डिलीवर करते हैं ये, इंट्रासेलुलर टारगेट्स को, और सिक्रेटेड करते हैं आउटसाइड द सेल को। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, जो मटेरियल होता है वो हमारा किस के फॉर्म में पैकेज होता है, वो बनाता है हमारा वेसिकल्स की फॉर्म में। फॉर्म फ्रॉम द ER फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्जी एपेटस एंड मूव टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। अब सिस फेज से वो मैच्योरिंग फेज की तरफ जाता है, मतलब सिस फेज से वो ट्रांस फेज की तरफ जाता है ER की हेल्प से। ठीक है, दिस एक्सप्लेन वाई द गोल्जी एपेटस रिमेन्स इन द क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये इसीलिए एक्सप्लेन करता है कि जो हमारा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी एपेटस है, वो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज एसोसिएशन क्यों रख रहा है, यही हमारा एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि वो पैकेजिंग बनाता है और पैकेजिंग में हमारा जो ER है वो हेल्प कर रहा होता है उसकी। ठीक है, अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम, कुछ नंबर ऑफ प्रोटीन्स होती हैं जो सिंथेसाइज करता है हमारा राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी एपेटस बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांस फेज। हमारा कुछ हमारी जो प्रोटीन होती हैं, नंबर ऑफ प्रोटीन होती हैं जो सिंथेसाइज होती हैं बाय द राइबोसोम के द्वारा ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, आर मॉडिफाइड हो जाती हैं इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी एपेटस। ठीक है, किसमें मॉडिफाइड हो जाती हैं, सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी एपेटस की, उसमें मॉडिफाइड हो जाती हैं, और बिफोर दे रिलीज फ्रॉम इट, जब वो वहाँ से रिलीज होने को होती हैं, कहाँ से, ट्रांस फेज से,
गोल्जी एपिटस इज़ द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा गोल्जी एपिटस होता है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं आपके लिए इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। जो हमारा गोल्जी एपिटस है इज़ इम्पोर्टेंट साइट फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारा जो गोल्जी एपिटस होता है वो इम्पोर्टेंट साइट होती है उसकी, कौन सी गोल्जी एपिटस की जो इम्पोर्टेंट साइट है फॉर्मेशन की, वो क्या क्या बनाता है गोल्जी एपिटस, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स आर द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन। तो आप बताओगे गोल्जी एपिटस। तो ये आपको मैंने गोल्जी एपिटस करा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखें या ना देखें ये मुझे बताइए, क्योंकि आपका चैप्टर अभी तो काफ़ी पड़ा हुआ है, लाइसोसोम और वैक्यूल। अब आपकी 2 ऑर्गेनेली और रह गई हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, वो भी आप पढ़ लो तो जल्दी से, छोटे छोटे हैं। देखिए कह रहा है आपसे जो लाइसोसोम होता है वो क्या करता है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ गोल्जी एपिटस। की पैकेजिंग में क्या करते हैं, वो बनते हैं उसी के दौरान। जो आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स होते हैं हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जैसे आपको हाइड्रोलाइसिस होते हैं, जैसे लाइपेज हो गया, प्रोटीज हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। तो ये किस में हेल्प कर रहा होता है, ये कर रहा होता है आपको किस में रिच होता है, तो ये रिच होता है फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में ये मिलता है आपको। तो ऑप्टिमली जो होता है एक्टिव होता है एट द पीएच, एसिडिक पीएच में ये ऑप्टिमली एक्टिव रह जाता है। दीज जो एंजाइम्स होते हैं आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट। अब ये एंजाइम आपके किसको डाइजेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स किसको डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। प्रोटीज किसको करेगा, प्रोटीन्स को। और लाइपेज किसको करेगा, आपका लिपिड हो गया और आपका क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड, इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो ऐसे करके आपका लाइसोसोम भी आपको पता चलेगा कि लाइसोसोम क्या है हमारा, किसके दौरान बनता है, ये फॉर्म्ड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपिटस। फिर देखिए वैक्यूल्स क्या होता है। अब वैक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे हम कि द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। ये क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, याद रखना। लाइसोसोम भी आपका मेम्ब्रेन बाउंड होता है। स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म के अंदर ये वैक्यूल मिलता है आपको। इट कंटेन्स वाटर, ये क्या कंटेन करता है आपको याद रखना है, इसके अंदर क्या क्या होता है, वाटर होता है, शेप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं एंड अदर मटेरियल होते हैं नॉट यूजफुल इन द सेल, जो सेल के यूजफुल नहीं होते हैं, सेल के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, ठीक है। द वैक्यूल इज बाउंड बाई अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोब्लास्ट। अब आपको याद रखना है कि जो वैक्यूल है हमारा वो बाउंडेड होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोब्लास्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि which organelle is bound by a single membrane called टोनोप्लास्ट। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वैक्यूल हो जाएगा, ठीक है। इन प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो हमारा जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर, मैंने आपको बताया कि एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल नहीं मिलता, हमारा सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही मिलता है। तो प्लांट सेल के अंदर अगर वैक्यूल मिलता है हमारा, तो वो पूरे सेल का 90% वॉल्यूम वही कैरी कर रहा होता है। उसी की वजह से हमारी 90% जो वॉल्यूम होता है सेल का, वो 90% उसी के द्वारा होता है, ठीक है। इन प्लांट्स में क्या होता है, टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस को एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट इनटू द वैक्यूल। तो हमारा टोनोप्लास्ट होता है, क्या होता है, टोनोप्लास्ट की एक लेयर होती है किस पे, वैक्यूल पे। तो प्लांट में क्या होता है, टोनोप्लास्ट लेयर का फंक्शन, वो कुछ ट्रांसपोर्ट करता है नंबर ऑफ आयंस को और अदर मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल, ठीक है। तो सेल जो हमारा वैक्यूल है उसके अंदर कोई भी चीज़ अगर हमें भेजनी है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन भेजनी है, तो हमारा टोनोप्लास्ट है, जो टोनोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन थी सिंगल मेम्ब्रेन वैक्यूल के ऊपर, वो हेल्प करती है इसमें, ठीक है, कोई भी चीज़ भेजने में।
लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन वैक्यूल के अंदर भेजने में। हैंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल। तो इससे हमारा क्या हो जाता है, जो कंसंट्रेशन होता है वो हायर हो जाता है वैक्यूल के अंदर देन द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या हो गया, लोअर कंसंट्रेशन हो गया और हायर कंसंट्रेशन हो गया किसका, वैक्यूल का हमारा। फिर देखिए इन अमीबा, जो अमीबा होता है हमारा, अमीबा में स्पेसिफिकली याद रखना है, यहाँ पे मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो। जो हमारा अमीबा होता है द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। तो जैसे आपका वैक्यूल हो गया, उसमें आपका क्या पाया जाता है, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन पाई जाती है, क्योंकि उसमें अगर वैक्यूल के अंदर कोई भी चीज़ हमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहुंचानी है तो हमें टोनोप्लास्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। और जो हमारा अमीबा होता है उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, जो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एंड एक्सक्रीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है अमीबा में। इन मैनी सेल्स, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें, जैसे प्रोटिस्ट हो गए हमारे, एज इन प्रोटिस्ट, उनमें एक पाया जाता है आपका फूड वैक्यूल, आर फॉर्म्ड बाय द इनगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स। जो किससे बनता है, वो बनता है हमारा, फॉर्म होता है इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। इनगल्फिंग का मतलब होता है कि किसी भी खाने को, फूड पार्टिकल को आपने अंदर इनगल्फ कर लिया, ठीक है, तो उससे क्या बन जाता है हमारा, वो फूड वैक्यूल बन जाता है, किसमें, इन प्रोटिस्ट्स में। तो ये आपके क्या करा दिए मैंने, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो ऑर्गेनेली थे वो सारे करा दिए हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन, जो आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनेली हैं, 3 कौन से साइटो क्लोरोप्लास्ट, और क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया, और आपका क्या था, पेरोक्सिसोम। तो ये तीनों जो ऑर्गेनेली हैं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। अब तक 2 लेक्चर आ चुके हैं, अगर आपने ना देखे हों 2 लेक्चर तो आप लोग देख लेना 2 लेक्चर को। और थोड़ा थोड़ा कभी कभी मेरा टंग ट्विस्ट हो जाती है तो प्लीज़ माइंड मत करना। और बाकी आपका तीसरा लेक्चर ये है, और चौथा लेक्चर और आएगा, वैसे ही आपका क्या होगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम कराएंगे आपको क्वेश्चंस, इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊंगी मैं लाइव बिल्कुल, तो आप ना देखते रहना, ठीक है, और देख लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर कल आएगा आपका।